दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जो तेजी बनी थी उस पर ब्रेक लग गया आज और लगभग 700 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। तो बाजार अभी स्टेबल हो नहीं पा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न एफआईआई है। एफआईआई लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, उनकी बिकवाली थम नहीं रही है और इसी वजह से बाजार को पूरा सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया की आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट का क्या कहना है कंपनी के फ्यूचर प्लान को लेकर उसको भी अच्छे से समझेंगे और भारी भरकम कर्ज में डूबी हुई वोडाफोन आइडिया जो आने वाले समय बहुत ज़्यादा खर्च करने वाली अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए, क्या उनका जो मानना है, उनका जो समझना है वो पूरा सच हो पाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो बाजार की शुरुआत आज बिल्कुल फ्लैट हुई, यानी शुरुआत तो हल्की सी पॉजिटिव हुई लेकिन फ्लैट हुई और वो दिन भर में आप देखें तो हाई वही से बना और बाजार एक तरफा गिरावट की चपेट में आ गया। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई आज और नतीजा ये रहा कि बाजार गिरते हुए 76,263 पर आ गया, जो बाजार 77,000 के आसपास था। तो लगभग 700 पॉइंट के ऊपर की गिरावट हुई इंट्राडे में, काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस समय भी बाजार नीचे की तरफ ही है। 76,360 के स्तर पर बीएसई सेंसेक्स दिखाई देगा, जहां पे 681 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट है, यानी लगभग 700 पॉइंट की गिरावट है। 0.89% गिरा बीएसई सेंसेक्स। तो आज गिरावट का माहौल बना हुआ है। ये सप्ताह का अंतिम दिन है, आज ट्रेडिंग लास्ट, और आप देख सकते हो कि बाजार बहुत ज़्यादा नर्म हो गया है। और कल ऑलरेडी हमने मार्केट की वीडियो में डिस्कस भी किया है कि एफआई जब तक बिकवाली करते रहेंगे बाजार में बड़ी तेज़ी नहीं बन सकती। एफआई का साथ मिलेगा तभी बाजार आगे बढ़ पाएगा। अब वोडाफोन आइडिया की बात करें तो शुरुआत ही आज सुबह तो निगेटिव ही हुई इसकी 8.90 पर। कल की क्लोजिंग 8.93 के आसपास थी, तो हल्की सी गिरावट के साथ शुरुआत हुई और वहाँ से इसने 9.02 का हाई बना दिया, यानी स्टॉक ने आज इंट्राडे में 9 को कवर किया, उसको क्रॉस कर लिया। लेकिन जैसे कि बाजार में भारी भरकम गिरावट का माहौल है, स्टॉक बढ़ नहीं पा रहा है, जबकि आज वोडाफोन आइडिया काफ़ी अच्छा लग रहा है खरीदारी के हिसाब से, लेकिन बाजार का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से 8.83 का लो बना और इस समय 8.96 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.34% की तेजी है, यानी इस भारी भरकम गिरावट के माहौल में भी स्टॉक में हल्की सी तेजी बनना भी बड़ी बात हो जाती है कि यहाँ पे अच्छा खासा एक लोगों का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। स्टॉक लग सकते हो कि 6.5 तक नीचे गया था, उसके बाद में इसने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि हाल में ही टेलीकॉम ऑपरेटर ने एचसीएल सॉफ्टवेयर के साथ में बिजनेस यूनिट के लिए एक पार्टनरशिप की है। इसका मकसद है 4G और 5G नेटवर्क को और स्मार्ट और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है। एक्सपर्ट के मुताबिक कंपनी के सब्सक्राइबर बेस को लेकर चिंता बनी हुई है। हाल में ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट और नेटवर्क को मजबूत करना मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव हो सकता है। कंपनी अभी भी सब्सक्राइबर बेस के मामले में स्ट्रगल कर रही है। ऐसे में देख सकते हो कि रिस्क तो बना हुआ है क्योंकि कस्टमर बेस लगातार कम हो रहा है। हर तरफ जब ट्राई की जब भी रिपोर्ट निकल के आती है तो आपको पता होगा कि कस्टमर कम हो जाते हैं वोडाफोन आइडिया के, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि हर जगह पे 4G नेटवर्क इनका अभी तक पूरी तरह बिछा नहीं पाए और 5G तो शुरू भी नहीं कर पाए। तो अब कंपनी चाहती है कि जल्द से जल्द 4G नेटवर्क हर पूरे इंडिया के अंदर हर कोने में पहुंचा दे और 5G भी तेज़ी से शुरू कर दे, जो 2 साल पीछे रह गए दूसरी कंपनियों के मुकाबले। तो ऐसे में आने वाले समय के लिए नई स्ट्रेटेजी के तहत काम हो रहा है। पिछले दिनों तीनों कंपनियों ने मिलकर अपनी जो देख सकते हो कि टैरिफ को हाइक किया है, लेकिन उसका भी कुछ ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिला। उससे और कस्टमर बेस कम हो गया क्योंकि टैरिफ हाइक करने की वजह से जो लोग पहले 2 या 3 सिम इस्तेमाल करते थे वो एक पे आ गए। दूसरी या जो तीसरी सिम थी उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, जिससे इन कंपनियों को नुकसान ही हो रहा, फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि अगर टैरिफ उस समय पहले कम था तो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब वो इस्तेमाल करना ही कम कर दिए। ऊपर से सरकार ने नया ऐलान जारी कर दिया है कि अब जिसको नेटवर्क
के माध्यम से सिर्फ कॉल करना, उसको सिर्फ उसके लिए ही पैसा ले सकती है कंपनियां, उसको डाटा पैकेज के हिसाब से पैसे नहीं ले सकती। जिसको डाटा इस्तेमाल करना सिर्फ वही अब वो पैसे पूरे उनसे कंपनी ले पाएगी। तो इससे भी आने वाले समय इनको नए पैकेज लाने पड़ेंगे। ये इनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पहले सीधा राउंड फिगर 200, 250, 300 के पैकेज देते थे, लेकिन अब जो कॉल करने वाले उनको सस्ते में पैकेज अवेलेबल कराने होंगे, जिनको डाटा इस्तेमाल नहीं करना है, जो नॉर्मल कॉल के लिए इस्तेमाल करें फ़ोन, जिनके पास कीपैड के फ़ोन है। तो अब आप देख सकते हो कि इससे भी कंपनियों के लिए एक झटका तो है, लेकिन इससे उभरने की कोशिश हो रही है और इसमें सबसे बड़ा योगदान तभी मिल पाएगा इनको जब 5G सर्विस शुरू कर पाएंगे। तो देख सकते हो कि नए साल की शुरुआत में कंपनी के CEO अक्षय मुंद्रा का कहना है कि कंपनी आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार है और नई एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कुछ नए प्लान लेकर आएंगे, कुछ यहाँ पे टैरिफ प्लान भी नए शुरू करेंगे, जिससे एक अच्छी कंपटीशन दे पाए दूसरी कंपनियों को। और यहाँ पे देखो कि उनका कहना है कि हम काफ़ी भारी भरकम खर्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि करीब 46,000 नई नेटवर्क साइट यहाँ पे अब शुरू करने जा रहे हैं और इसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा के 58,000 तक पहुँचाने की इनकी इस समय जो है कंपनी की मंशा है। और नेटवर्क को काफ़ी मजबूत करना है और कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, जिससे कस्टमर उनकी तरफ फिर से आए। यहाँ पे इसके लिए इन्होंने एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग जैसी जो ग्लोबल लीडर है उन कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप की है, जिनके माध्यम से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल पाए और दूसरों के मुकाबले हटके अगर नेटवर्क की क्वालिटी होगी तो कस्टमर फिर से उनकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए बेस्ट क्वालिटी। अब यहाँ पे इन्होंने 17 टेलीकॉम सर्कल में 5G सर्विस को रोल आउट किया है, लेकिन ये लिमिटेड एरिया के लिए है और अभी कमर्शियल रूप से उसको शुरू नहीं कर पाए। ये जो अभी इन्होंने सिटीज़ को सिलेक्ट किया उसमें जयपुर का राजस्थान है, करनाल हरियाणा, कोलकाता वेस्ट बंगाल और इसके अलावा तिरिकारा काकानाड केरला में, लखनऊ उत्तर प्रदेश ईस्ट, आगरा उत्तर प्रदेश वेस्ट और इंदौर मध्य प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल और पटना बिहार, मुंबई महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटका और जालंधर पंजाब, चेन्नई तमिलनाडु और पुणे महाराष्ट्र में कुछ लिमिटेड एरिया में और दिल्ली में वहाँ पे इन्होंने 5G सर्विस शुरू की है। अभी पूरी तरह से 5G सर्विस शुरू करने में थोड़ा समय लगेगा। मार्च तक के लिए कंपनी ने कहा कि मार्च से वो 5G सर्विस शुरू कर पाएंगे और कंपनी का जो टारगेट है कि आने वाले समय करीब 90% इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको 4G के माध्यम से कवर करना है जून 2025 तक, और ये इस समय 77% एरिया ही कवर कर पाए, तो 2025 जून तक वो 90% 4G कवर कर लेंगे और 5G के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो कमर कस ली गई है। अब देख सकते हो कि दोनों जो प्रमोटर हैं कोशिश पूरी कर रहे हैं। एक समय सरेंडर कर रहे थे आदित्य बिरला ग्रुप और ये कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। यूके ग्रुप जो है वोडाफोन, उन्होंने अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय में अब वोडाफोन आइडिया काफ़ी शानदार करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। 30 दिसंबर को म्यूचुअल फंड की क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, क्या उन्होंने स्टेक बढ़ाई है या घटाई है। तो ये देख सकते हो कि कोटक इक्विटी ऑर्बिटल डायरेक्ट ने यहाँ पे 230 करोड़ का निवेश किया हुआ है, लेकिन 6.34% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। ICICI प्रो इक्विटी ऑर्बिटल डायरेक्ट की 210 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन 4.37% की होल्डिंग उनके भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको घटती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटल डायरेक्ट का 152 करोड़ का निवेश है, परंतु 23.66% की होल्डिंग उन्होंने यहाँ पे ट्रिम किया मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। SBI ऑर्बिटल अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट का 128 करोड़ का निवेश है, 17.41% की उनकी होल्डिंग भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। टाटा ऑर्बिटल डायरेक्ट का यहाँ पे 128 करोड़ का निवेश है, परंतु 1.20% होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटल डायरेक्ट का 127 करोड़ का निवेश है, 12.26% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। इसके अलावा देख सकते हो कि आदित्य बिरला SL ऑर्बिटल डायरेक्ट का 112 करोड़ का निवेश है, उनकी होल्डिंग 33.72% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। DSP ऑर्बिटल डायरेक्ट 86.42 करोड़ का निवेश है, उनकी होल्डिंग भी 33.23% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। ICICI प्रो इक्विटी और इक्विटी सेविंग डायरेक्ट का 79.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा 361 फोकस इक्विटी डायरेक्ट का 72.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी भी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ। तो सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया, बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जितने म्यूचुअल फंड है सब ने अपनी होल्डिंग को कम ही किया है, यानी अभी लोग भरोसा कर नहीं पा रहे। और इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है
और स्टॉक दबाव में भी है। कंपनी का विजन क्लियर नहीं होगा तब तक लोग इस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वोडाफोन आइडिया आने वाले समय इस रिजल्ट के बाद हम समझ पाएंगे कि आगे क्या स्थिति बन सकती है। रिजल्ट का इंतजार करना होगा Q3 का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।